जय हिंद साथियों, स्टडी विद रमाकर यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। साइंस की पिछली क्लास में हम लोगों ने आर.एच. व्हिटेकर महोदय का 5 जगत वर्गीकरण देखा था और इसके आगे आज की क्लास कंटिन्यू की जाएगी। तो इसके आगे की क्लास कंटिन्यू करने से पहले हम लोग आर.एच. व्हिटेकर महोदय का संक्षेप में वर्णन देख लेते हैं, जो कि उन्होंने 5 जगत वर्गीकरण दिया था, तो उसको भी देख लेते हैं। जितने भी साथी चैनल पर नए हैं, उन्होंने अगर पिछली क्लास को नहीं देखा है तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, जिससे कि आपको ये जो क्लास होने वाली है ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आर.एच. व्हिटेकर महोदय का संक्षेप में क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जो आर.एच. व्हिटेकर महोदय थे, आर.एच. व्हिटेकर महोदय ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। और इसके पहले अगर बात करें तो इसके पहले 2 जगत वर्गीकरण दिया था। किसने? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। किसने? कैरोलस लीनियस ने। अगर आप पिछली क्लास को देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 2 जगत वर्गीकरण जो था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण में किसको किसको बांटा था? तो पहला जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जगत बनाया था, वो जंतु जगत बनाया था, और दूसरा जो जगत बनाया वो पादप जगत बनाया। पादप जगत 2 जगत में बांटा। इनका ये जो क्लासिफिकेशन है बहुत समय तक चलता रहा, परंतु बाद में कुछ वैज्ञानिक आए जिनमें मतभेद पैदा हो गया। उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया को कहाँ रखा जाए, कवकों को कहाँ रखा जाए, तो इसमें मतभेद पैदा होने लगा। तो इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अर्नेस्ट हीकल। अर्नेस्ट हीकल महोदय ने क्या किया? एक नया जगत जोड़ दिया। यह बात 1868 की है। 1868 में अर्नेस्ट हीकल ने एक नया जगत जोड़ दिया। उस जगत का नाम क्या रखा गया? प्रोटिस्टा जगत रखा गया। इस प्रोटिस्टा जगत इन्होंने जोड़ा। कब जोड़ा? 1868 में इन्होंने प्रोटिस्टा जगत को जोड़ा। इस प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत इन्होंने वे सभी जीवों को रखा जो यूकैरियोटिक थे, जिनका जो न्यूक्लियस था वो पूरी तरह से विकसित हो चुका था। ऐसे जीवों को इन्होंने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा। तो ऐसे कौन से जीव थे? जितने भी प्रोटोजोआ थे, जैसे बात करें आप अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका, ट्रिपाइनोसोमा, एसिटाबुलेरिया, ये सभी जो प्रोटोजोआ थे इनको कहाँ पर रख दिया? इन्होंने प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रख दिया। तो प्रोटिस्टा में रख दिया। और फिर ये काफ़ी समय तक चलता रहा। फिर एक बात सामने निकल के आई, फिर मतभेद होने लगा कि कहा गया कि कुछ ऐसे जीव हैं जिनका न्यूक्लियस अभी पूर्णतः विकसित नहीं है, अब उनको कहाँ पर रखा जाए। तो इसके लिए अर्नेस्ट हीकल महोदय ने 1894 में एक और जगत को जोड़ा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 जगत का यानी कि 3 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? तो इन्होंने 2 जगत का वर्गीकरण तो अर्नेस्ट हीकल ने, वो क्या कहते हैं उसको, कैरोलस लीनियस ने दिया था। लेकिन अगर बात करें त्रिजगत वर्गीकरण की, तो त्रिजगत का वर्गीकरण इन्होंने एक प्रोटिस्टा जगत को जोड़ करके अर्नेस्ट हीकल महोदय ने त्रिजगत का वर्गीकरण दिया। अगर बात करें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? पहले 2 जगत आया, फिर त्रिजगत आया, फिर 4 जगत आया, उसके बाद में आर.एच. व्हिटेकर महोदय का 5 जगत वर्गीकरण आया। इसकी चर्चा हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। फिर भी जो नए साथी हैं उनके लिए अगर ये क्लास शुरू हो जाएगी, उनको पीछे का अगर ज्ञान नहीं होगा तो ये क्लास उनके लिए डिस्टर्बेंस हो जाएगी। तो इसलिए इस पर चर्चा करना अति आवश्यक है। तो 4 जगत का वर्गीकरण किसने दिया? अर्नेस्ट हीकल महोदय ने 4 जगत का वर्गीकरण दिया। 1894 में इन्होंने एक नए जगत को जोड़ा। उस जगत का नाम इन्होंने क्या दिया? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में ऐसे जीवों को रखा गया जिनका न्यूक्लियस जो था वो अविकसित था या विकसित नहीं था।
ऐसे जीवों को रखा गया। ऐसे जीव कौन कौन से थे? जैसे बैक्टीरिया, जितनी भी बैक्टीरियाज थी उनको कहाँ पर रखा गया? उनको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। और अगर बात करें नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवालों को भी इनको किस जगत के अंतर्गत रखा गया? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। और एक है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा को भी किसके अंतर्गत रखा गया? मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया। आई होप आपको यहाँ तक ये बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास शीघ्रता से पहुंच सके। तो अब देखते हैं RH व्हिटेकर का जो 5 जगत वर्गीकरण है, तो उसमें इन्होंने 4 जगत वर्गीकरण तो हो ही चुका था। इन्होंने कौन कौन से नए जगतों को जोड़ा? एक ही जगत बचा। पहला था मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा है कवक, चौथा क्या है आपका? जंतु जगत, पांचवा पादप जगत। इन 5 जगतों को इन्होंने डिवाइड करके 5 जगतों में संपूर्ण जीवों को डिवाइड कर दिया, जो कि 5 जगत वर्गीकरण कहलाया। मोनेरा में कौन कौन से जीवों को रखा गया? जो एक कोशिकी थे, एक कोशिकी थे लेकिन प्रोकैरियोटिक थे। प्रोटिस्टा के अंतर्गत ऐसे जीवों को रखा गया जो एक कोशिकी तो थे लेकिन यूकैरियोटिक थे, उनका जो न्यूक्लियस था वो विकसित हो चुका था। ऐसे जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। और बात करें कवक की, तो कवक, जितने भी कवक थे, फंगस थे, उनको कवक जगत के अंतर्गत रखा गया। जैसे आपका ईस्ट हो गया और मशरूम हो गया, ये सभी जितने भी कवक हैं इनको किसके अंतर्गत रखा गया? कवक जगत के अंतर्गत रखा है। जंतु जगत के अंतर्गत हम लोगों को मैमल्स, जितने भी मानव हैं, जीव जंतु हैं, इनको सबको जंतु जगत के अंतर्गत रखा गया। और पादप जगत के अंतर्गत जितनी भी वनस्पतियां हैं इन सबको रखा गया। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। अब देखते हैं 5 जगत का वर्गीकरण के बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में चर्चा की थी कि एक महान दार्शनिक जो थे अरस्तु, इन्होंने रंग के आधार पर अनैमा और इनैमा में इन्होंने संपूर्ण जंतुओं को 2 भागों में विभक्त किया था। जिनका लाल रक्त था उनको अलग कैटेगरी में रखा, इनैमा कैटेगरी में रखा, और जिनका रक्त लाल नहीं था उनको अलग रख दिया इन्होंने। तो अब ये आता है आपका जंतु जगत का वर्गीकरण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शालीनता के साथ आप लोग इस टॉपिक को पढ़ें। जंतु जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण, ये जो वर्गीकरण दिया है वो स्टोरर और यूसिंजर महोदय ने दिया। स्टोरर और यूसिंजर महोदय ने संपूर्ण जीव जगत को 2 भागों में बांट दिया। कौन कौन से थे? एक तो प्रोटोजोआ और दूसरा मेटाजोआ। प्रोटोजोआ के अंतर्गत वे सभी जीव जंतु आते हैं जो एक कोशिकी हैं और यूकैरियोटिक। अगर इसकी तुलना प्रोटिस्टा से करें, प्रोटिस्टा जो RH व्हिटेकर महोदय ने अपने क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में जिन जंतुओं को रखा था, स्टोरर और यूसिंजर महोदय ने प्रोटोजोआ के अंतर्गत उन सभी को रखा है। ये प्रोटोजोआ जो है सब फाइलम है, उपजगत है। इसमें इन्होंने एक कोश की जीव जंतुओं को रखा है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ट्रिपैनोसोमा, एसिटाबुलेरिया।
अगर बात करें अमीबा की, अमीबा जो होता है इसका कोई प्रचलन, इसका जो आकृति होती है इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये किसी भी आकृति में हो सकता है, ये किसी भी आकृति को धारण कर सकता है। और जब ये अपने इसका प्रचलन अंग की बात करें, अगर इसका प्रचलन अंग जो है वो इसका कूटपाद है, कूटपाद। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अमीबा का जो प्रचलन अंग है वो कूटपाद है, ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। अगर बात करें पैरामीशियम की, तो पैरामीशियम जो है ये चप्पल के आकार का पैरामीशियम होता है। इसकी आकृति जो होती है वो चप्पल के आकार की होती है। और जो इसका प्रचलन अंग होता है, इसका भी प्रचलन अंग पूछा जाता है, तो इसका प्रचलन अंग ध्यान में रखना है कि इसका प्रचलन अंग क्या होता है, सीलिया। इसका प्रचलन अंग सीलिया होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे किसी भी एग्जाम में जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है उसमें यहाँ से क्वेश्चन 100% बनना तय। तो पैरामीशियम का जो प्रचलन अंग है वो है सीलिया। इसकी आकृति भी पूछने को आती है, तो इसकी आकृति जो है चप्पल की होती है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है और पैरामीशियम की जो होती है वो चप्पल के आकार की आकृति होती है, और इसका जो प्रचलन अंग है वो सीलिया। अगर बात करें युगलीना की, युगलीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जंतु और पादप के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है, तो युगलीना जो है वो जंतु और पादप के बीच की कड़ी है, जंतु और पादप के बीच की कड़ी। जंतु और पादप के बीच की कड़ी होने के कारण युगलीना जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछे जाने की संभावना भी है। इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है कि युगलीना जो है वो जंतु और पादप के बीच की कड़ी है। यह जो है एक हरा प्रोटोजोआ है, हरा प्रोटोजोआ, इसको प्रोटोजोआ के अंतर्गत है। तो युगलीना का कलर पूछ लिया जाता है कि युगलीना जो है वो कैसा प्रोटोजोआ है, तो ये हरा प्रोटोजोआ है। इसको जंतु और पादप के बीच की कड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। युगलीना जो है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण इसको जंतु और पादप के बीच की कड़ी कहा जाता है। और अगर इसके प्रचलन अंग की बात करें, अगर इसके प्रचलन अंग की बात करें, प्रचलन अंग की बात करें, तो इसका जो प्रचलन अंग है वो है फ्लैजेला। इसका प्रचलन अंग क्या है, फ्लैजेला। ये हो गया। अगर बात करें अगला कौन सा है, प्लाज्मोडियम। तो आप लोगों को पता ही होगा यह एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो है यह एक परजीवी है जो कि कौन सी बीमारी पैदा करता है, जो कि एक मलेरिया की बीमारी पैदा करता है। मलेरिया की बीमारी, मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाला एक परजीवी है। अगर इस बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया की खोज किसने की थी। तो आपको बता दें कि मलेरिया जो परजीवी है, इस प्लाज्मोडियम जो परजीवी है इसकी खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। रोनाल्ड रॉस ने प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज की थी। और किससे की थी, एक मच्छर है वो भी मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज जो मच्छर है उससे इन्होंने प्लाज्मोडियम की खोज की थी। ये हो गया। अगर बात करें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है ये
इससे आंत प्रभावित, आंत का अंग प्रभावित होता है, आंत प्रभावित होती है। यह भी एक प्रोटोजोआ है, इससे आंत प्रभावित होती है और इससे होने वाला रोग जो है वो पेचिस नामक रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ से होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करें ट्रिपैनोसोमा की, किसके? ट्रिपैनोसोमा। ये जो ट्रिपैनोसोमा है, इससे स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है, स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है और इसकी खोज सीसी मक्खी से होती है। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? वो आपका है निद्रा रोग। पूछा जाता है कि निद्रा रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, किससे होता है, किस प्रोटोजोआ से होता है? तो आपका आंसर आएगा ट्रिपैनोसोमा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही। ट्रिपैनोसोमा। बात करें अगर एसिटाबुलेरिया की, तो एसिटाबुलेरिया जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा है, तो आपको बता दें कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ जो है एसिटाबुलेरिया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको प्रोटोजोआ समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं मेटाजोआ की। स्टोरर और यूसिंजर महोदय ने जो दो जगत में इनको बांटा है, एक है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में वे सभी एक कोशिकीय जीव आते हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। कौन कौन से आते हैं तो एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है, प्लाज्मोडियम आता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है, ट्रिपैनोसोमा आता है और एसिटाबुलेरिया आता है। आपको ये सब ध्यान में रखना है, इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर बात करें मेटाजोआ की, तो मेटाजोआ को भी कई भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पोरीफेरा, सीलेंटेट्रा या निडेरिया भी इसको कहते हैं, निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। जो मेटाजोआ है इसमें जितने भी जंतु आते हैं, जितने भी जीव आते हैं, वे सभी बहुकोशिकीय होते हैं। इसके अंतर्गत कई फाइलम बनाए गए हैं, कई जगत बनाए गए हैं, कई संघ बनाए गए हैं, जगत नहीं संघ बनाए गए हैं, जैसे फाइलम पोरीफेरा, फाइलम सीलेंट्रेटा या निडेरिया, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा। तो आपको बता दें, जो पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के जंतु हैं, जीव जंतु हैं, इनमें वर्टिब्रल नहीं पाया जाता, कशेरुकी नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इनको अकशेरुकी कहते हैं। अकशेरुकी इनवर्टिब्रल। और ये जो है कार्डेटा है, इसको कशेरुकी कहा जाता है। इनमें वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, इसलिए इनको कशेरुकी कहा जाता है। अगर बात करें कार्डेटा की, तो कार्डेटा को भी 5 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है मत्स्य वर्ग, दूसरा है उभयचर एम्फीबियन, तीसरा है सरीसृप रेप्टाइल, चौथा है पक्षी वर्ग एवीज और पांचवा है आपका मैमल्स। मैमल्स हो गया, मैमल्स यानी कि स्तनधारी मैमल्स। तो ये 4 भागों में विभक्त किया गया है। इन चारों भागों में हम विधिवत अध्ययन करेंगे, इन पर भी विधिवत अध्ययन करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।